फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। ठीक है, हम लोगों ने जो पिछला वीडियो पहुंचा था हमारा 1853 के एक्ट तक पहुंचा था, संवैधानिक इतिहास का, यानी हमारा संविधान कैसे बनना था। इससे आगे देखो होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, भारत में एक 1857 का रिवॉल्ट होता है, यानी 1857 की क्रांति होती। वो क्या थी, क्या कारण था, ये सब आपको मैं मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में लेके आऊँगा। अभी आप ये समझिए, इस जो 1857 के रेवोल्यूशन ने, इस 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश की जो भारत के प्रति नीति थी, पॉलिसी थी, उसको टोटली चेंज कर दिया। ठीक है, हुआ क्या था इसमें हम देखते हैं। देखो 1858 का एक्ट इसके बाद ब्रिटिश लेके आते हैं। सबसे पहले इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका भारत के प्रति शासन खत्म हो चुका था, यानी इसका प्रशासनिक अधिकार भी क्या कर दिया था, भारत में ख़त्म कर दिया गया था। मैंने आपको बताया था 1853 के एक्ट में कि कंपनी का जो प्रशासन का मामला था वो अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया गया था, लेकिन वो कब ख़त्म हो इसकी कोई मतलब इसकी गारंटी नहीं थी। ठीक है, तो उसकी जगह जब 1858 का एक्ट आता है, सबसे पहला काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के प्रति शासन क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कंपनी का शासन खत्म, कंपनी का शासन खत्म। इसके अलावा जब ये कंपनी का शासन खत्म हुआ, ये किसको दिया गया, ये दिया गया ब्रिटिश क्राउन को, यानी भारत का जो मामला था सीधे ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। अब ये ब्रिटिश क्राउन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए वहाँ पे क्या होता है, ब्रिटेन में महारानी होती है, यानी ताज का शासन बोल सकते हैं आप इसको, ताज बोलते हैं क्राउन को। ठीक है, उसने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और उसने इसके लिए किसको जिम्मा सौंपा, गवर्नर जनरल को, यानी ब्रिटिश क्राउन का जो प्रतिनिधि भारत में होगा वो होगा गवर्नर जनरल। इस गवर्नर जनरल को, जो कि अभी तक गवर्नर जनरल नाम से जाना जाता था, अब कहा गया वायसराय। ठीक है, वायसराय। और यही वायसराय जो था प्रथम जो भारत में बना, वो बना था आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक, तो देखिए लॉर्ड कैनिंग भारत का क्या था, प्रथम वायसराय था। अब कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, मैंने कल आपको बताया था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग आप लगाएंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा 1833 के एक्ट में जो बताया था, विलियम बेंटिंग बताएंगे। और अगर भारत का प्रथम वायसराय पूछता है तो वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे देखिए पदनाम बदला गया है। ठीक है, ब्रिटिश की नीति वही थी, काम वही थे, भारत के पक्ष प्रति उनका शोषण जारी रहना था, सिर्फ नाम से कुछ होना नहीं था। ठीक, इसके अलावा क्या किया, देखिए भारत के मतलब उनने भारत की नीति के लिए एक नए पद का सृजन किया, जिसको बोला गया भारत सचिव। ठीक है, भारत सचिव का एक नया पद सृजित किया। और ये सचिव क्या होता था, भारत सचिव लंदन में बैठ के भारत की नीति का संचालन करता था। जैसे आजकल क्या होता है, विदेश मंत्री होते हैं ना, कि मतलब अलग अलग कंट्री को, उस अपनी कंट्री का अलग अलग देशों में प्रतिनिधि टाइप का करते हैं, उसी टाइप का एक भारत सचिव का पद सृजित किया। इसकी सहायता के लिए इन लोगों ने क्या किया, 15 सदस्यों को नियुक्त किया। इन 15 सदस्यों में से 8 को तो चुनती थी ब्रिटिश क्राउन, यानी जो ये ब्रिटिश क्राउन था, और 7 को चुनता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD लिख दिया मैंने। तो इसके अलावा क्या होता है, देखिए 1858 के एक्ट में जब भारत सचिव का पद भी सृजित कर दिया, ब्रिटिश ने अपनी नीति, देखिए यहाँ से 1858 से 1947 तक का जो शासन था, ताज का शासन कहलाता। ताज मतलब ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, भारत सचिव के पद के सृजन के साथ ही मैंने आपको बताया था एक द्वैत शासन चला था, जहां कंपनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दो तरीके से भारत में शासन हो रहा था। कोई राजनीतिक मामला देख रहा था तो वहीं दूसरी ओर कोई क्या देख रहा था, अपना वाणिज्यिक मामले भारत में देख रहा था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को यहाँ क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। कब, 1858 के एक्ट में। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों क्या हो गए, यहाँ से समाप्त हो गए, अर्थात भारत से द्वैत शासन की प्रणाली समाप्त हो गई। अब देखिए 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश को लगने लगा कि कहीं ना कहीं भारतीयों को हमें कानून बनाने का अधिकार देना चाहिए, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी क्या करना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में इन लोगों ने आगे के क्या लेके आए, एक्ट लेके आए। धीरे धीरे हम समझेंगे, हम पूरी तरीके से, देखो आप लोग रटना मत इस चीज़ को, इनकी जो पॉलिसी थी, इनकी जो नीति थी, आप जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन लेके आऊँगा वहाँ आपको ये पता चलेगा कि ये इस टाइप का काम क्यों कर रहे थे। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए हम संविधान में क्या क्या प्रावधान आखिर यहाँ से उठा के लाएंगे। बहुत सी चीज़ें आपको क्या मिलेंगी, भारतीय संविधान में सुनने को मिलेंगी, उनका बैकग्राउंड यहीं से आपको मिलेगा। तो आगे देखिए फिर होता क्या है,
अगला एक्ट ये लेके आते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। 1861 1861 में इन्होंने क्या किया, पहली बार गवर्नर जनरल यानी वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें कानून बनाने का जो काम होता था उसमें भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए का प्रावधान किया। तो इसमें पहली बार 3 भारतीय शामिल किए गए थे। उसमें एक देखिए बनारस, एक पटियाला के नवाब थे, एक अन्य व्यक्ति था, ठीक है। उसके अलावा जो 1861 का एक्ट था उसमें इन लोगों ने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया। पोर्टफोलियो सिस्टम, इस पोर्टफोलियो सिस्टम का क्या अर्थ होता है ये देखिए। जो गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य थे वो अब क्या कर सकते थे, एक से अधिक विभाग अपने पास रख सकते थे, और वो जो विभाग रखेंगे उससे संबंधित नीतियाँ क्या कर सकते थे, स्वयं संचालित कर सकते थे। यानी जैसे पहले गवर्नर जनरल का विभाग होता था उसके विभाग पे अपना ही इसमें क्या कर सकते थे, नीतियाँ या अपना ही मतलब उसको मंजूरी दे सकते थे जो भी निर्णय लेने होंगे। पोर्टफोलियो सिस्टम। इसके अलावा 1861 में इन्हें विभागीय प्रणाली शुरू की। कौन सी? विभागीय प्रणाली। विभागीय प्रणाली का क्या अर्थ होता है देखिए, विभागीय प्रणाली का मतलब उस टाइम क्या था, जैसे इन लोगों को क्या होता था, गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसका सदस्य होता था वो अब क्या कर सकता था, समन्वित रूप से, जैसे 5-6 मेंबर हैं वो पहले क्या होते थे एक साथ आके कोई मामले को रख के आते थे। अब विभागीय सिस्टम में क्या हो गया, पर्टिकुलर विभाग मिलने लग गए इन लोगों को, और ये अपने विभागों के मामले में व्यक्तिगत रूप से डिसीजन ये क्या कर सकते थे, ले सकते थे। वो कब से शुरू हुआ था, 1861 के एक्ट से। इसके अलावा देखिए पहले तो केंद्र में थे, मतलब गवर्नर जनरल की परिषद में क्या होते थे, सदस्य होते थे, कानून बनाने का काम करते थे। प्रांतों में भी इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, विधान परिषदें बनानी शुरू कर दी। जैसे इन लोगों ने बंगाल में बनाई, इन्होंने पंजाब में बनाया, और अन्य भी बहुत से प्रांतों में इन लोगों ने क्या किया, विधान परिषदों का सृजन करना शुरू कर दिया। तो 1861 के एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली, बंगाल और पंजाब में भी इन्होंने क्या किया, विधान परिषदों का निर्माण किया। एक चीज़ मैंने आपको कल बताई थी, मद्रास और बॉम्बे को इनने कानून बनाने का अधिकार छीन लिया था। कब? 1833 में। दोबारा उनको ये क्या कर दिया, इन लोगों ने कानून बनाने का अधिकार दे दिया, ठीक है। किसको? बम्बई प्लस मद्रास को। यानी आप एक प्रकार से कह सकते हैं जब कानून बनाने का अधिकार दिया, यानी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कह सकते हैं इसको, विकेंद्रीकरण, ठीक है। अब विकेंद्रीकरण क्या होता है देखिए, मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ। एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या होता है, सत्ता एक जगह होती है, यानी जो सत्ता करेगा नीचे किसी के पास शक्तियाँ नहीं होंगी, पावर नहीं होंगी रूल्स करने की, ठीक है। और विकेंद्रीकरण में क्या होता है, सत्ता बढ़ जाती है, यानी सत्ता छन छन के अलग अलग जाती है। जैसे भारत है, भारत में क्या है, केंद्र सरकार होती है, उसके पास शक्ति होती है, राज्यों के पास शक्तियाँ होती है, और नीचे पंचायतों के पास भी शक्तियाँ होती है। जब इस टाइप का सिस्टम चलता है, एक जगह शक्ति, दूसरी जगह शक्ति, तीसरी जगह शक्ति, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो इनने क्या कर दिया, बॉम्बे और मद्रास को दोबारा कानून बनाने की शक्ति दी। तो ये क्या प्रक्रिया थी, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा गवर्नर जनरल को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश अभी के टाइम पे क्या होता है, देखो राष्ट्रपति को भारत में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। वो जो सिस्टम था वो यहीं से हमने लिया था, इसीलिए मैं संविधान का बैकग्राउंड पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। अध्यादेश का क्या मतलब होता है, देखो कभी कभी अचानक आपको सडन किसी मैटर पे कानून बनाना पड़ जाता है, तो हो सकता है आपके सदस्य उपस्थित न हो, जैसे आज के टाइम क्या है, सदन न चल रहा हो, कोई ऐसा सेशन हो, अचानक आपको कानून बनाना पड़ जाए, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो कानून को एक मतलब नोटिफाई कर दे, एक नोटिफिकेशन टाइप का निकाल दे, जिसको आप अध्यादेश कह सकते हैं। उसकी वही प्रक्रिया मानी जाती है जैसे कि कानून की मानी जाती है। जो वैल्यू एक कानून की होती है, प्रॉपर तरीके से जो संसद बनाती है, वही वैल्यू इसकी होती है अध्यादेश की। तो ये कब जारी हुआ था, 1861 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को यानी वाइसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था आपातकाल में। यानी वो अपने जो परिषद हैं उनके सदस्यों की बिना सुने, मतलब वो नहीं भी हैं तब भी कोई ऑर्डर क्या कर सकता था, जारी कर सकता था, और वो प्रॉपर क्या माना गया, कानून माना गया, ठीक है। तो आप इसको याद रखना कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब आया। अब देखिए इससे आगे हम बढ़ेंगे, अब क्या होते हैं, ब्रिटिश की नीति जो भारत में चल रही थी, मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में सब आएगा। अब बाद में क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है, यानी जिसको आप आजकल आप कांग्रेस पार्टी कहते हैं, ये 1885 में बन के आई थी। जब कांग्रेस पार्टी बन के आई थी तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश से मांग की कि हम लोगों को आप प्रतिनिधित्व
यानी केंद्रीय विधान परिषदों में या विधान जो प्रांतीय विधान परिषद है या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है, इनमें भारतीयों को भी आप क्या दो, जगह दो। तो जब 1892 का एक्ट आया वो इसी परिप्रेक्ष्य में था। 1892 में क्या हुआ था आप लोग समझिए। 1892 में ये मांग की गई थी, एक कॉन्सेप्ट चला था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी बिना कर के, बिना प्रतिनिधित्व के हम कर नहीं देंगे। ये विश्व लेवल में बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, ये आजकल भी चलता है कि अगर हमारा प्रतिनिधि नहीं है कहीं तो हमें टैक्स देने का कोई राइट नहीं है। तो ब्रिटिश को ये लगने लगा कहीं भारतीय जो है टैक्स देने से मना न करें, तो उन लोगों ने उस टाइम पे क्या किया, जो विधान परिषद थी यानी विधान परिषद प्रांतीय थी या केंद्रीय थी, उनमें भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ाने पर बल दिया। यानी वो जो सदस्य थे वो गैर सरकारी सदस्य थे। यानी गैर सरकारी सदस्य किसको कहते थे उस टाइम, जो नॉमिनेट होके नहीं आते थे, यानी जो चुन के आते थे, ठीक है, या जिसका नामांकन होता था उसको बोलते थे गैर सरकारी सदस्य। और सरकारी सदस्य होते थे जो गवर्नर मनोनीत करता था। तो गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ाने की जो बात कही गई थी वो किस में की गई थी, 1892 के एक्ट में, ठीक है, गैर सरकारी सदस्य। इसके अलावा इसमें हुआ क्या था देखिए, 1892 के एक्ट में बजट पे आपको जो चुने हुए लोग थे, मतलब सॉरी, जो आपका जो ये गैर सरकारी सदस्य आते थे, इनको बजट पे बहस करने का भी अधिकार दिया गया। पहले ये अधिकार नहीं होता था। हालांकि इन लोगों को अनुपूरक क्वेश्चन या काउंटर क्वेश्चन करने का कोई अधिकार नहीं था। अनुपूरक क्वेश्चन बाद में आएगा जब भारतीय संसदीय हम व्यवस्था पढ़ेंगे। अभी आप मान के चलिए अनुपूरक क्वेश्चन क्या होता है, जैसे अगर हमने कोई क्वेश्चन किसी से किया, किसी मेंबर से, उसके जो जवाब आएगा उसके अगेंस्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे उसको अनुपूरक क्वेश्चन। अनुपूरक क्वेश्चन करने का अधिकार तो नहीं था, लेकिन बजट पे बहस करना और नॉर्मली क्वेश्चन पूछने का अधिकार क्या दिया गया, सदस्यों को दिया गया। इस एक्ट के बाद क्या होता है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मैं बता रहा हूँ, साथ ही साथ भारत में मुस्लिम लीग की भी स्थापना होती है। और उस मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद भारत में दो राजनीतिक पार्टियां जो बड़ी बनती है, उसी के परिप्रेक्ष्य में 1909 का अधिनियम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा की दृष्टि से होने वाला है। इस अधिनियम को जो बोलते हैं मार्ले मिंटो भी बोलते हैं। इस अधिनियम को जो बोलते हैं मार्ले मिंटो, ठीक है, मार्ले मिंटो अधिनियम। यानी मार्ले कौन था उस टाइम, भारत सचिव, और मिंटो जो था, लॉर्ड मिंटो जो था, भारत का क्या था, गवर्नर था। इसमें क्या हुआ था, जो ये अधिनियम था, मुस्लिम लीग देखो 1906 में बनी थी। क्यों उसका उत्थान हुआ, क्यों उसको बनाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कैसा हुआ, सब मॉडर्न हिस्ट्री आप फिक्र मत करिए, ठीक है। अभी आप समझिए इस अधिनियम को जो लाया गया था, इसको लाने का मुख्य कारण जो था, एक तो मुस्लिम लीग को खुश करना था, यानी मुस्लिम पार्टी को। दूसरा क्या था, भारत में एक उदारवादी थे। उदारवादी का मतलब होता है जो ब्रिटिश के पक्षधर थे, ब्रिटिश से हाथ जोड़ के, याचना करके, संवैधानिक तरीके से चिट्ठियां लिख के ब्रिटिश का क्या चाहते थे, समर्थन कि हमें अधिकार दो, हमें यहाँ रूल करने का अधिकार। दूसरा होता था उग्रवादी। उग्रवादी क्रांति पे भरोसा करते थे, वो हाथ जोड़ना, पैर पड़ना, इस पर भरोसा नहीं करते थे, ठीक है। तो उदारवादियों के हाथ कमज़ोर करने के लिए इन्हें ये अधिनियम लाया। वो क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं बताता हूँ। और सॉरी, उदारवादियों को मजबूत करने के लिए और उग्रवादियों को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि अगर इन ब्रिटिश को ये लगता था कि उदारवादी, उग्रवादी, ये अगर मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सब एक हो गए तो हमारा यहाँ पे शासन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 आता है। उसकी बैकग्राउंड यही था। इसमें क्या हुआ था देखिए, जो मैं बता रहा हूँ केंद्रीय विधान परिषद या प्रांत की जो विधान परिषद है, इसमें भी वही प्रक्रिया जारी रही कि सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। लेकिन आप याद रखना, जो केंद्रीय विधान परिषद होंगी, केंद्र पे जो थी, उसमें अभी भी सरकारी सदस्यों का बहुमत था, यानी जो गवर्नर मनोनीत करता था। लेकिन जो प्रांत की विधान परिषद थी, उसमें सरकारी के अलावा गैर सरकारी सदस्यों, ध्यान रखना, गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को क्या दी गई थी, मंजूरी दी गई थी कि आप हाँ इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद, इसमें भारतीयों को मौका देना शुरू कर दिया। यानी एक भारतीय सदस्य जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा, इसको क्या दे दिया गया, स्थान दे दिया गया। यानी अगर आपसे पूछता है गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन था, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। और ये क्या था, एक विधि सदस्य था। जैसे मैंने आपको बताया था लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य बनाया गया था, उसी टाइप का यहाँ सत्येंद्र नाथ सिन्हा को भी क्या बनाया गया था, विधि सदस्य बनाया गया था। अब जो मार्ले मिंटो सुधार था, उसका सबसे बड़ा पॉइंट है, देखिए भारत के विभाजन के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक इसी को माना जाता है। वो हुआ क्या था, देखो, इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का मतलब क्या होता है, देखिए,
सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की। पहले क्या होता था, संयुक्त निर्वाचन होता था, हिंदू हो मुस्लिम हो किसी भी जाति को सब एक उठते थे चुनाव में, जनता वोट करती थी या जैसे भी चुने जाते थे, ठीक है। अब क्या कर दिया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन ले आए। मतलब मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का क्या मतलब था, जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट उठेगा चुनाव में वहाँ पे मुस्लिम लोग ही मतदान करेंगे, यानी हिंदू नहीं करेंगे। मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट देगा और कोई नहीं देगा। अब ऐसा क्यों, देखिए उनकी जो नीति थी फूट करो और राज करो की नीति थी। वो कभी नहीं चाहते थे, यानी ब्रिटिश कभी नहीं चाहते थे मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक रहें। वो चाहते थे ये हमेशा बटे रहें। तभी उनने ये सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को लाया ताकि मुस्लिम को खुश किया जाए, और खुश करने के साथ ही यही जो चीज़ें थी भारत के विभाजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई। इसीलिए जो मैंने आपको लॉर्ड मार्ले और मिंटो बताया, वो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट देंगे वाला सिस्टम लागू किया। अब इसमें ऐसा क्यों, हिंदू क्यों नहीं दे सकते हैं? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी बहुत बड़े बड़े नेता मुस्लिम थे। जैसे आप एक इनका नाम सुना होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह। अगर सब लोग वोट देते तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ी कर देती, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वो था क्या कहते हैं जन समर्थन वो बहुत ज़्यादा था। तो जिसको वो करती उसको वो लोग चुन के जाते, यानी जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमोट करती लोग उसको वोट देते। तब इन लोगों ने क्या कहा, हमें क्या चाहिए, पृथक निर्वाचन। और इन लोगों ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन ले आई, जो कि भारत के विभाजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक था। इसके बाद अंतिम जो मैं आपको बताऊंगा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, चेम्सफोर्ड, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। इसमें क्या हुआ था, देखिए सबसे पहले क्या किया इन लोगों ने, जो प्रांतीय विधान परिषद थी और जो केंद्र थी उसमें शक्तियों का विभाजन कर दिया। यानी प्रांतों से कहा आप इन विषयों पे कानून बनाओ, केंद्र से कहा हम इस विषय में कानून बनाएंगे। जैसे अभी भी चलता है, केंद्र सरकार फिक्स विषयों पे बनाती है, राज्य अपने विषयों पर कानून। वो जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से होती है, ठीक है। यानी जो प्रांतीय जो विभाजन था, विषय का विभाजन था, वो दो भागों में कर दिया। एक तो कहाँ कर दिया, केंद्र में, केंद्रीय विधान परिषद, दूसरा प्रांतों को दे दिया। अब जो प्रांतीय विषय थे उसको भी दो भागों में बांट दिया गया। उसमें क्या था, एक तो हस्तांतरित था, क्या था, हस्तांतरित क्या होता है अभी बताता हूँ, और दूसरा था आरक्षित यानी रिजर्व, ठीक है। हस्तांतरित में क्या होता था, गवर्नर जनरल जो भी कानून बनाएगा, जो नियम लाएगा, वो उन लोगों की सहायता से बनाएगा, उन मंत्रियों की जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, रिस्पॉन्सिबल थे, यानी उसको अगर कोई गड़बड़ होती है जवाब देना पड़ता था, ठीक है। और उन लोगों ने इसमें कैसे सब्जेक्ट रखे, जैसे देखे जहाँ उनको कोई मतलब गवर्नर को कोई मतलब नहीं था, शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे उन लोगों ने उसको हस्तांतरित में डाल दिया। अगर कहीं पे भी कोई बात आती है ताकि हम जो मनोनीत जो चुने हुए सदस्य हैं जो भारतीय हैं उनके सर थोप सकें। आरक्षित विषय क्या कर दिया गवर्नर ने अपने पास रख दिए, किसकी सहायता से, जो वो खुद मनोनीत करता था जिन सदस्यों को, उनकी सहायता से। ये ऐसा क्यों हुआ, उसको पता था आरक्षित विषय में कोई जैसे विदेश मामला है, रेवेन्यू का मामला है, सैन्य मामले हैं, ये सब किस में बांट दिए, अपने आप में। तो यहाँ पे जो हस्तांतरित और आरक्षित विषयों का कॉन्सेप्ट था, इस परिप्रेक्ष्य में इसको बोला जाता है द्वैत शासन, ठीक है। ये हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में सब्जेक्ट को बांटना 1919 के एक्ट में क्या बोला जाता है, द्वैत शासन बोला जाता है। इसके अलावा देखिए हुआ क्या था इसमें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई थी, जिसको आप अभी संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, यूपीएससी जिसको कहते हैं, वो इसी अधिनियम की देन है, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। मताधिकार के कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है ये अधिनियम, मताधिकार सीमित मात्रा में उस समय दिया जाता था, यानी जो शिक्षित हों या जिसके पास संपत्ति थी या जो टैक्स पेड करता था, तो उसके आधार पर इन लोगों ने वोटिंग का राइट दिया था इस एक्ट में। इस एक्ट ने क्या कहा था, आने वाले 10 सालों बाद एक हम वैधानिक आयोग गठन करेंगे, यानी एक वैधानिक आयोग बनेगा जिसको हम बाद में साइमन कमीशन कहते हैं। उस टॉपिक में मैं आऊँगा तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि ये चीज़ें कहाँ से हट रही। और उस वैधानिक आयोग का जो कि वैधानिक आयोग के गठन की बात कही थी, इसका मुख्य जो काम होना था वो इसी अधिनियम की जाँच करना था कि कितना सफल रहे, ठीक है। वैधानिक आयोग, इसी को आप बाद में जाके क्या बोलोगे, साइमन आयोग, ठीक है। साइमन कमीशन भी कह सकते हैं इसको, साइमन आयोग। साइमन आयोग की स्थापना भी इसी में हुई थी। 1909 में जैसे मैंने बताया कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन किया गया। 1919 आते आते इसको बढ़ा दिया गया, सिखों के लिए,
यूरोपियों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए और आंग्ल भारतीयों के लिए। आंग्ल भारतीय क्या होते थे, जैसे जो जिसके माता या पिता में से एक अंग्रेज एक भारतीय हो, उसको उस टाइम आंग्ल भारतीय बोला जाता था। भारतीय ईसाई क्या थे, जो